जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा और वो नारा जितना तब ज़रूरी था उतना ही आज भी ज़रूरी। शरद पवार जी जब 1991 में रक्षा मंत्री थे, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, हम वहाँ चले गए थे कश्मीर में, कश्मीर के पहाड़ियों पे जहाँ 16,000 फुट की बुलंदी पे ग्लेशियर हमारे फौजी रहते हैं, छत बर्फ़ की, दीवारें बर्फ़ की, फर्श बर्फ़ का। और इस तरह इस दफ़ा जितनी सर्दी पड़ी है शायद कभी इतिहास में नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 50-60 डिग्री माइनस वहाँ टेम्परेचर होगा और उस ठंड में, उन ग्लेशियर्स में हमारे फौजी हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। उसी रीजन में गलवान वैली में हमारे 20 नौजवान पिछले साल शहीद हुए, इसलिए मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से पूरी हमदर्दी, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग उन फौजियों को जो रेगिस्तानों में, गर्मी में और पहाड़ों में सर्दी में, इतनी गर्मी और सर्दी में रहते हैं, हम हमेशा उनके साथ रहें। सर, मैं उन 250 किसानों को भी जो शहीद हुए पिछले 2-2.5 महीनों में अपनी मांगें सरकार से मनाने के लिए और ठंड में और कई कारणों से आंदोलन के बीच में ये मर गए, शहीद हो गए, मैं अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, जो गतिरोध बना हुआ है किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन, तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ हिस्ट्री के पन्ने मैं यहां आपके सामने रखता हूं। 1909 से 1900 से और 1906 के बीच में 3 कानून यूनाइटेड इंडिया में और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत में हुए। वो है पंजाब लैंड कॉलोनियल एक्ट 1900, दूसरा दुआबबारी एक्ट 1906, द कॉलोनियल एक्ट 1906। ये 3 कानून के खिलाफ, ये 3 कानूनों में क्या था कि जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालिकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा। किसानों को उन्हें बिल्डिंग बनाने की, घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा। और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का, अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया, तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी, जमीन गवर्नमेंट की होगी। इस पर बवाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई। और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे? सरदार अजीत सिंह, बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी, सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए और उस वक्त बांकेलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल,
तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू। उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा एक अंगारा बन जा तू। ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। लाला लाजपत राय जी बीच में आए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। गवर्नमेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट की, माइनर अमेंडमेंट की, लेकिन इस अमेंडमेंट से और भी आंदोलन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं थी। और वायलेंस रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में हुआ, तब इंडिया यूनाइटेड था और नतीजा इसका हुआ कि तीनों बिल वापस ले गए सरकार की तरफ से अंग्रेज हुकूमत। मैं दूसरा उल्लेख, यह हिस्ट्री को मैं अपना नहीं बोल रहा, मैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व, और गांधी जी की यह पहली सत्याग्रह थी साउथ अफ्रीका आने के बाद। वहां भी नील की खेती होती थी, इंडिगो जिसको अंग्रेजी में बोलते थे, और वो जबरदस्ती अंग्रेज खेती वो करवा रहे थे, उन्हें अपनी खेती धान वगैरह की इजाजत नहीं थी। गांधी जी पहुंचे, वो लंबी स्टोरी में यहां नहीं बताना चाहता हूं, और सरकार को मजबूर किया कि कानून लाए नील की खेती को खत्म करने के लिए। बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव एक ही स्टेट था, उसमें बिल लाया गया, लेकिन मेंबर्स ने यह मांग की कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, और ब्रिटिश सरकार ने वो मेंबर्स की मांग मानी और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। और न सिर्फ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, बल्कि एक कॉपी गांधी जी को दी गई और कहा कि आप भी अपने सुझाव बताओ। तो इस तरह से गांधी जी के सुझाव और सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव दिए और नील की खेती बंद हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके स्टेट की बात कर रहा हूं। चौथे आंदोलन की 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा जी गांधी जी शुरू हुए और बाद में उसका संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने उसको चलाया। गांधी जी ने और पटेल जी ने कहा कि देश भर के लोग नहीं आएंगे, गुजरात के भी लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोग सिर्फ इसका आंदोलन करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात के लोग, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पिटीशन दी बम्बई सरकार को, कमिश्नरी को, कि हमारे टैक्स खत्म किए जाएं। उन्होंने बम्बई सरकार ने, जो उस वक़्त की यूनाइटेड सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया और उनको वार्न किया गया कि अगर आप ये टैक्स नहीं देंगे आपकी ज़मीन जब्त की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की गई। प्रॉपर्टी उनकी ली गई, ज़मीन उनकी ली गई और ज़मीन सीज की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस साल के लिए टैक्स माफ़ किए गए और जो इंक्रीज जो बढ़ाए गए थे टैक्स सरकार ने, वो घटा लिए, और जो ज़मीन और घर सरकार ने लिए थे उनको वापस दे दिए। तो वापस किसानों की इसमें फिर से जीत हुई। तेलंगाना 1940 से 1950, और यहाँ ज़मींदारों और एक गरीब वॉशर वुमन के बीच में, ज़मींदारों ने जिनके पास सारी ज़मीनें थे, उन्होंने हड़प की एक वॉशर वुमन की ज़मीन, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ
इतना आंदोलन बढ़ा कि जो जमींदारों की अपनी जमीन भी थी वो भी लोगों ने वापस ले ली। ये इस तरह के आंदोलन हमारे इतिहास में हुए हैं और ताकत हमेशा वहां उनके सामने सर झुकाना पड़ा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहाँ गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता। तो मेरे ये निवेदन है। और इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि तरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? ये वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही, फिर कौन नहीं देशद्रोही? कैसे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों ने लोकसभा में चुन के आता, जो देश का नेतृत्व विदेश में करे, उसको हम देशद्रोही कहेंगे? मीडिया के कई एडिटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो देश की सेवा करते हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका सहयोग रहा, उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले। और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज, आपकी ताकत।